हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जीएस टुडे में। और मैं अभिनव आपके लिए लेकर आ गया हूं विजन पीटी 365 फॉर इकोनॉमी। और इसमें हम टॉपिक नंबर 3 देख रहे हैं, यानी मेन तौर पर हम लोग यहां पर फाइनेंशियल मार्केट्स को समझ रहे हैं। और इसी में ये वाला सब टॉपिक यानी टॉपिक 3.4 बायलैटरल नेटिंग हमें समझना है। तो ये टर्म काफी न्यूज में रहता है और अभी न्यूज में रहने की वजह है कि जो बायलैटरल नेटिंग ऑफ क्वालिफाइड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट 2020 है उसको इनेक्ट कर दिया गया है। और इससे बहुत ज्यादा फायदा हमें होने वाला है, क्योंकि इससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, हमारे देश में कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा और पूरी जो हमारी फाइनेंशियल मार्केट है उसका ढांचा जो है उसमें बढ़िया परिवर्तन आएगा, कंस्ट्रक्टिव चेंजेस होंगे। अब जरा हमारे लिए ये भी जरूरी है जान लेना कि ये बायलैटरल नेटिंग होता क्या है। नेट आप समझते हैं ना कि अगर मुझे आपको 100 रुपए देने हैं और आपसे मुझे 50 रुपए लेने हैं, तो अल्टीमेटली ये होगा कि मैं आपको सीधे 50 रुपए दे दूं और कह दूं कि हिसाब बराबर हो जाए। अब ऐसा है कि मैं आपको पहले पैसे दूं फिर आप लौटाएं, कोई मतलब बनता नहीं है ना। तो नेट जितना हुआ इसका अगर हम हिसाब सीधे सीधे कर ले तो ये नेटिंग कहलाएगा। तो बायलैटरल नेटिंग क्या है? एक ऐसा अग्रीमेंट है जो दो काउंटर पार्टीज को किसी भी फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट में इनेबल करता है कि वो ऑफसेट कर सके अपने क्लेम्स अगेंस्ट ईच अदर इन अ सिंगल नेट पेमेंट ऑब्लिगेशन फ्रॉम वन काउंटर पार्टी टू अदर। अब जो ये आपके सामने ऊपर इंफोग्राफिक्स नजर आ रहा है, इसमें दिखाया गया है कि एक पार्टी ए है जिसको 25,000 रुपए बी को देना है और बी 1,00,000 रुपए ए को देगा। अल्टीमेटली कहा गया कि बी तुम ही 75,000 रुपए भेज दो और क्यों मैं तुम्हें पैसे भेजूं, कोई उसका मकसद बनता है नहीं। तो यही बायलैटरल नेटिंग है। नेटिंग का मतलब समझाया गया है कि नेटिंग रेफर्स टू ऑफसेटिंग ऑफ ऑल क्लेम्स अराइजिंग फ्रॉम डीलिंग्स बिटवीन टू पार्टीज। ठीक है, देखिएगा ये दो पार्टियों के लिए हो रहा है टू डिटरमाइन अ नेट अमाउंट पेबल और रिसीवेबल फ्रॉम वन पार्टी टू अदर। तो ये चीज है, इंफोग्राफिक्स देख के आपको आइडिया लग गया। अभी एक और बॉक्स बना हुआ है, इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर फायदे बताए गए हैं, एडवांटेजेस बताए गए हैं बायलैटरल नेटिंग के। तो सबसे पहले कि ये तो रेगुलेट मतलब रिड्यूस करता है जो भी रिस्क है और जो रेगुलेटरी कैपिटल बर्डन है किसी भी बैंक पर। तो सबसे पहला तो ये फायदा है, इससे स्पीड अप होगा ट्रांजैक्शंस वगैरह। ये जो हेजिंग कॉस्ट है और जो लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट है उसको कम करता है और साथ ही साथ ये इनेबल करता है, इस तरीके से समझिए कि एक इफिशिएंट रिकवरी जो होता है मैकेनिज्म फॉर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स, उसमें ये काफी मददगार साबित होता है। अब दो देशों के बीच ट्रांजैक्शन अगर करना है तो वैसे ही काफी टाइम लगता है, तो ये टाइम वगैरह बचाने में काफी मददगार साबित होता है। इसी तरीके से एक मल्टीलैटरल नेटिंग होता है। बायलैटरल यानी जहां दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं। मल्टीलैटरल नेटिंग अग्रीमेंट जो है ये अलाउ करता है काउंटर पार्टीज को कि अपने ऑफसेट क्लेम्स करें अगेंस्ट ईच अदर थ्रू अ सेंट्रल काउंटर पार्टी इन अ क्लियरिंग हाउस अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2015। तो ये किस एक्ट के हिसाब से यहाँ पर ट्रांजैक्शंस को देखा जाता है, मॉनिटर किया जाता है? तो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2015 याद रखेंगे। तो पहले क्या था कि जो इंडिया के लिए इंडियन फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट लॉज थे वो नहीं परमिट करते थे इंडिया में कि आप बायलैटरल नेटिंग करिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं अलाउ करते थे मल्टीलैटरल नेटिंग को। ये सवाल हो सकता है कि बायलैटरल हो गया, अब क्या हमें मल्टीलैटरल का ऑप्शन मिलेगा? नहीं, वो पहले से था। अब देखिए इंडिया में क्या है कि बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो करीब 40% होते हैं टोटल फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स के, और मल्टीलैटरल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टोटल 60% होते हैं। अब जो नेटिंग है ये काफी कॉमन है अगर एडवांस्ड इकोनॉमी में देखें, और ये मतलब यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जापान वगैरह में काफी पॉपुलर है। हम यहाँ पर काफी पिछड़े हुए थे और इससे हमें स्पीड अप मिलेगा, ये बात तो तय है। अभी के लिए जो मेजर जुरिस्डिक्शंस हैं, मतलब जो भी पॉपुलर कंट्रीज हैं जहां पर ये बायलैटरल नेटिंग हो रहा है, जैसे कि यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर, मलेशिया, इन जगहों को ना एक बार आप मैप पर भी देख लीजिए, एकदम आइडिया लगना चाहिए कि ठीक है मैं यहाँ पर यूके कह रहा हूं और मुझे जब यूएस बताना है तो ठीक है कि इसके डायरेक्शन ऐसे डायरेक्शन हो जाए, एकदम कंसेप्ट रहना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया है तो साउदर्न हेमिस्फीयर में है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वहां से गुजरता है, कौन कौन सा डेजर्ट है वहां पे, एडिलेड का ग्राउंड है, सिडनी, पर्थ, ये सब दिमाग में रहना चाहिए कि इस साइड में यहाँ पे बैरियर रीफ है, यहाँ पे बेस स्टेट आपको कहाँ नजर आता है। कनाडा की बात हो तो सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन है, दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एरिया में कंट्री है न्यू फाउंडलैंड। इस तरीके से कि कनाडा का बात हो तो आपके दिमाग में रहे कि हाँ यहाँ विक्टोरिया आइलैंड
है, हडसन बे है, यहाँ पर कौन कौन से प्रोविंसेज हैं, सब ऐसे एकदम कंसेप्ट रहना चाहिए कि कोई आपको कभी कंफ्यूज ना कर सके। जापान की बात हो तो होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकागो, चार काफी इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं। इस तरीके से चीजों को आपको याद रखना चाहिए, है ना। अब देखिए जो ग्लोबल रेगुलेटरी बॉडीज हैं जैसे कि एफएसबी यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड और जो बेसल कमिटी है ऑन बैंकिंग सुपरविजन, इन्होंने भी सपोर्ट किया है इस तरीके के नेटिंग को, यानी कि दुनिया भर में ये रिकॉग्नाइज्ड है और जो भी दुनिया में बड़े बड़े फाइनेंशियल बॉडीज हैं जो रेगुलेटरी काम करते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं अलाउ किया है या इसको प्रमोट करने का बात उनके द्वारा किया गया है। अब जरा हम समझ लेते हैं ये जो एक्ट 2020 का है यानी कि बायलैटरल नेटिंग ऑफ क्वालिफाइड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स 2020, इसको भी समझ लेना काफी जरूरी है, बेहद जरूरी है। ओके, तो इसमें आपको सबसे पहले की कौन सी बात है जो निकल के सामने आती है कि एक लीगल फ्रेमवर्क देगा फॉर बायलैटरल नेटिंग ऑफ क्वालिफाइड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसको शॉर्ट में QFC कहा जा रहा है, ठीक है, which are over the counter derivatives OTC contracts। अब यहां पर ये जो एक्ट है इट सिक्स टू प्रोवाइड डेजिग्नेशन ऑफ एनी बायलैटरल अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन है या टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो कि इस तरीके से इस पर फिट बैठता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटीज। अब यहाँ पे जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं आपके सामने, यहाँ देखिए, यहाँ ऊपर नजर आ रहे हैं, यहाँ पर आप अलग अलग लोगो देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपको RBI, सेबी, IFSCA, IRDAI, PFRDA सब नजर आ रहे हैं और इनके लोगो भी एक बार को देख लीजिए, आपको थोड़ा दिमाग में ऐसे बैठ जाएगा कि ये अलग अलग तरीके की चीजों के लिए रेगुलेटर हो सकते हैं इस बायलैटरल नेटिंग क्वालिफाइड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट में। अब देखिए ये जो एक्ट है इट सिक्स टू प्रोवाइड डिटर्मिनेशन ऑफ नेट अमाउंट पेबल अंडर द क्लोज आउट नेटिंग इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ नेटिंग अग्रीमेंट। तो नेटिंग अग्रीमेंट के हिसाब से ये बताएगा कि कितना रुपया नेट जो हुआ ट्रांसफर करने का है। साथ ही ये इंपोज करेगा सर्टेन लिमिटेशन ऑन पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिशनर्स। ओके, अब यहाँ पर कुछ टर्म्स दिए गए हैं जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसी से इत्तेफाक रखने वाले, इनको भी देख लेते हैं, मिलते जुलते टर्म्स हैं जैसे कि डेरिवेटिव्स। तो देखिए सिंपल से शब्दों में अगर समझना चाहें कि अगर किसी चीज की अपनी वैल्यू नहीं है और अपना वैल्यू कहीं और से खींच के लाता है, डिराइव करके लाता है, तो उसको डेरिवेटिव्स बोलते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास 1 क्विंटल आलू पड़ा हो और उस आलू को हम कोल्ड स्टोर में रख देते हैं और वहां से स्लिप ले लेते हैं, पता चल गया कि ठीक है 1 किलो आलू का दाम इतना है तो 100 किलो का इतना दाम हो गया। तो अब जो मेरे पास स्लिप है इसके हिसाब से अगर हम कहीं पर पैसा उधार लेने जाएं कि ये स्लिप ले लीजिए क्योंकि मेरे पैकेट में तो इतना आलू रखा हुआ है, तो ये क्या है, ये जो पेपर है मेरे हाथ में ये कहीं से वैल्यू डिराइव कर रहा है, तो कहेंगे कि ये डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट हो गया। टेक्निकली इनएप्रोप्रिएट एग्जांपल से मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए अब इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि दे आर डिफाइंड एज द टाइप ऑफ सिक्योरिटीज इन विच द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी डिपेंड्स या डेराइव्स फ्रॉम द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट, कि उसके पीछे बैकएंड में कोई ना कोई अंडरलाइंग एसेट है। जो कॉमन टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स हैं उसमें जो नाम आपको याद रखना पड़ेगा, ऑप्शंस कहलाते हैं, फ्यूचर्स कहलाते हैं, फॉरवर्ड, वारंट और स्वैप, इनका अलग अलग काम है, वो बाद में हम समझ लेंगे जरूरत के हिसाब से। अब देखिए जो यहाँ ऊपर टर्म आया था ओवर द काउंटर डेरिवेटिव, ठीक है, तो देखिए जैसे काउंटर बना होता है ना, कहीं भी दुकान में काउंटर होता है, तो एक होता है कि आप काउंटर के ऊपर से ट्रांजैक्शन करें, ओवर द काउंटर हुआ, एक नीचे से करें, घुसा के नीचे से, कहेंगे अंडर द काउंटर हो गया, है ना। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो ट्रेड किए जाते हैं दो पार्टीज के बीच में, बायलैटरल नेगोशिएशन विदाउट गोइंग थ्रू एन एक्सचेंज और एनी अदर इंटरमीडियरी, तो इसको कहेंगे ओवर द काउंटर डेरिवेटिव। अब देखिए एक होता है QFC यानी कि क्वालिफाइड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स। क्वालिफाइड नाम से क्या पता चल रहा है कि इसमें से एक कम से कम एंटिटी दोनों में से ऐसी होनी चाहिए जो कि रेगुलेट की जाती हो किसी रेलेवेंट अथॉरिटी के द्वारा, तो उसको क्वालिफिकेशन मिला हुआ है, ठप्पा लगा हुआ है, तो कहेंगे कि क्वालिफाइड है, बस सिंपल सी बात है। अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं, टॉपिक 3.5, और यह है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी IFSCA। अब न्यूज में क्यों रहा ये इंपॉर्टेंट है, तो देखिए IFSCA जो है ना, इसने रिलीज किया है फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स टू टैप इनटू इनोवेटिव फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, जिसको फिनटेक सॉल्यूशन कहते हैं। आजकल ये टर्म काफी छाया हुआ है, RBI के द्वारा भी इस टर्म को खूब यूज किया जा रहा है, फिनटेक कंपनीज को प्रमोट किया जा रहा है। अब इस न्यूज को अच्छे से खंगालें तो जो इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी है IFSCA,
ये सेटअप किया गया था, इसका यही मकसद था कि हम डेवलप करें एक वर्ल्ड क्लास फिनटेक हब एट IFSC। कहां पर? ये गुजरात का गांधीनगर, और वहां पर गिफ्ट सिटी जो बनाया गया, वहां पर सेटअप करने की बात हो जाती है। इसके बारे में आप पहले से बहुत कुछ सुन भी रखे होंगे। और वहां पे नॉर्मल रूल रेगुलेशन नहीं फॉलो होते हैं जो हमारे पूरे देश में फॉलो होते हैं, और ये इंकरेज करता है प्रमोशन ऑफ फिनटेक इनिशिएटिव्स इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और फाइनेंशियल सर्विसेज अक्रॉस द स्पेक्ट्रम ऑफ बैंकिंग, इंश्योरेंस, सिक्योरिटी, म्यूचुअल फंड और भी बहुत कुछ। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमें ये पहले समझ लेना चाहिए कि फिनटेक इंडस्ट्री होती क्या है। तो देखिए, जो पेमेंट्स के हिसाब से बांट के अलग देख सकते हैं, और ऑनलाइन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के लिए अलग। तो जो पेमेंट्स के हिसाब से है, तो यहाँ पर पेमेंट बैंक है, मोबाइल वैलेट है, पेमेंट गेटवे है, पेमेंट इंफ्रा हो गया। अब पेमेंट इंफ्रा जो है ये दो तरीके का हो सकता है, एक ATM हो सकता है और एक हो सकता है MPOS, यानी मोबाइल में पॉइंट ऑफ सेल की अगर बात करते हैं, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल टाइप का। अगर हम बात करें ऑनलाइन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का, तो यहाँ पर हमको लेंडिंग, इंश्योरेंस, ENPS और MF ब्रोकरेज जो भी है, इन चीजों का, म्यूचुअल फंड वगैरह का जो ब्रोकरिंग वगैरह का काम हो रहा है, तो ये ऑनलाइन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स कहलाएंगे। अब हम समझ लेते हैं थोड़ा और अच्छे से। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है, इन दिस डायरेक्शन IFSCA हैज इंट्रोड्यूस्ड अ फ्रेमवर्क ऑफ रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। ये बात तो रिपीट हो रही है, और इस सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क के अंतर्गत जो भी एंटिटीज ऑपरेट कर रही हैं कैपिटल मार्केट में, बैंकिंग में, फाइनेंस में, इंश्योरेंस में, तो वहां पर उनको क्या चाहिए कि दे शैल बी ग्रांटेड सर्टेन फैसिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी टू एक्सपेरिमेंट विद इनोवेटिव फिनटेक सॉल्यूशंस, कि वहां उनको कुछ तरीके का रिलैक्सेशन दिया जाए, वहां पर आजादी दी जाए कि वो कुछ अपने मन का कर सके, इनोवेटिव आइडिया ला सके, जिससे कहीं ना कहीं पूरा का पूरा फाइनेंशियल मार्केट है उसका अपग्रेडेशन हो सके। जो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स है, हो सकता है आप सोच रहे होंगे सैंड मतलब बालू वालू हुआ क्या, तो इसका मतलब होता है टू लिव टेस्टिंग ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस इन अ कंट्रोल्ड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। यानी कि जैसे कि सैंडबॉक्स होता है, जैसे कि 1 घंटे में ऐसे उलट देते हैं उसको, कैसे कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में चीजों को हम देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। इन द सेम पैशन यहाँ पर अगर किसी चीज को मॉनिटरिंग किया जाता है, क्लोज मॉनिटरिंग की जाती है, और किसी खास कन्फाइंड एरिया में अगर उसको पहली बार, जैसे पायलट प्रोजेक्ट होता है ना, कुछ इस तरीके से आप समझिए, तो उसको सर्टेन एरिया में रेगुलेट किया जाता है, प्रमोट किया जाता है, परमिशन मिला होता है, ठीक है, और लिमिटेड पर्पस ऑफ टेस्टिंग के लिए, तो इसको सैंडबॉक्स कहते हैं, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स कहते हैं, रेगुलेट किया जा रहा है। ओके, अब इसी से रिलेटेड न्यूज है कि IFSCA prescribes regulatory framework for REITs and InvITs in IFSC। तो इन दोनों के फुल फॉर्म तो पहले आपको पता ही होने चाहिए, तब आप अच्छे से चीजों को जान पाएंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट के ट्रस्ट हैं, जैसे कि REITs तो हो गया रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, और इन्वेट्स हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ओके, तो इस बात को आपको याद रखना है। और यहां पर कहा जा रहा है कि रिट्स और इन्वेट्स जो हैं, इनको परमिट किया गया है कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं रियल एस्टेट एसेट्स में और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन IFSC इंडिया, यानी जो गिफ्ट सिटी गुजरात की बात है, गांधीनगर की, एंड अदर फॉरेन जुरिस्डिक्शंस। तो जो परमिशन है टू ग्लोबल पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हो गए, जैसे कि रिट्स और इन्विट्स इनकॉर्पोरेटेड इन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कंप्लायंट, जो भी जुरिस्डिक्शंस हैं, तो वहां पर इन चीजों को लागू किया जा सकता है, वहां अलाउ किया गया। ओके, टू लिस्ट ऑन स्टॉक एक्सचेंज इन गिफ्ट सिटी IFSC, जो भी ऐसे दुनिया के कह लें कि ग्लोबल पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको कि कहीं ना कहीं परमिशन मिला हुआ है, या वो FATF के जो भी नॉर्म्स हैं उसको फॉलो कर रहे हैं, FATF के जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत आ रहे हैं, वहां किसी भी तरीके का मतलब कि रोक पाबंदी नहीं है उस देश पर, तो वहां के सारे जो भी रिट्स और इनविट्स हैं उनको शेयर की तरह स्टॉक एक्सचेंज पर यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है गिफ्ट सिटी IFSC में। तो इन्वेस्ट जो होते हैं वो इन्वेस्टमेंट स्कीम होते हैं जो काफी सिमिलर होते हैं म्यूचुअल फंड के लिए, और वो अलाउ करते हैं कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं फ्रॉम इंडिविजुअल्स या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स टू अर्न अ पोर्शन ऑफ इनकम एज रिटर्न। इसी तरीके से रिट्स जो होते हैं वो आप समझ गए रियल एस्टेट के लिए है, और रिट्स जो है ये लिस्टेड एंटिटी है जो विच ओन ऑपरेट एंड मैनेज बिल्डिंग प्रॉपर्टी फॉर जनरेटिंग इनकम। सीधा बात है, पैसा आ रहा है, उससे काम होगा, जो फायदा होगा लोगों को वो स्प्लिट कर दिया जाएगा। अब रिट्स इन्वेस्ट जो हो गए तो रेगुलेट किए जाते हैं सेबी के द्वारा, यानी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
अब चलते हैं अगले टॉपिक पर, जो कि है म्युनिसिपल बॉन्ड। ये भी कई बार आप जरूर ही पढ़ चुके होंगे, और जब न्यूज में आया इसका यही सीधा मतलब होता है कि कोई एक नई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो ऐसे बॉन्ड्स जारी करती है, लिस्ट करती है अपनी, या फिर इस तरीके से पैसे फंड जो है रेज किए जाते हैं। लेटेस्ट जो न्यूज है कि म्युनिसिपल बॉन्ड्स इशूड बाय लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वेयर लिस्टेड ऑन बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब जान लेना है कि म्युनिसिपल बॉन्ड होता क्या है। बॉन्ड एक तरीके का उधार लेने का इंस्ट्रूमेंट है, डेट इंस्ट्रूमेंट है, कि किसी को पैसा चाहिए तो वो ऐसे स्लिप छाप लिया कि ठीक है हम लिख के देते हैं कि हम आपको पैसा लौटाएंगे, अभी हमको पैसे की जरूरत है, आप पैसा दे दीजिए, यही बॉन्ड है। तो एक तरीके की डेट सिक्योरिटीज होते हैं जो इशू किए जाते हैं या तो सरकार के द्वारा या फिर सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। यही अगर प्राइवेट प्लेयर्स करेंगे तो वो डिबेंचर कहलाएगा। ओके, तो ये सिविक प्रोजेक्ट्स के लिए होता है। नॉर्मली दे आर इशूड एंड रिडीम्ड एट पार एंड कैरी अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पर करीब करीब यही बात है कि इंटरेस्ट रेट तय होता है। अब दो टाइप के म्युनिसिपल बॉन्ड्स होते हैं, एक होता है जनरल ऑब्लिगेशन बॉन्ड और दूसरा होता है रेवेन्यू बॉन्ड। तो जो जनरल ऑब्लिगेशन बॉन्ड्स होते हैं ये इशू किए जाते हैं ताकि इनहेंस किया जा सके जो भी सिविक एमिनिटीज हैं, जैसे कि पानी, सैनिटेशन, गार्बेज डिस्पोजल, ये सब। और इनके पीछे कोई भी इस तरीके का मतलब कि रेवेन्यू नहीं होता है, बैक्ड नहीं होता है। ये मतलब कि आप समझ सकते हैं कि दे आर जनरली नॉट बैक्ड बाय रेवेन्यू फ्रॉम अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। कि ठीक है, अब जैसे कोई ब्रिज बनवा रहा है तो उससे क्या होगा कि पैसा आएगा, अगर हम वहां टोल वगैरह ले रहे हैं तो रेवेन्यू जनरेट होना है, लेकिन कचरा उठाना है, इसमें क्या रेवेन्यू जनरेट होना है ना। और रेवेन्यू बॉन्ड जो होते हैं ये इशू किए जाते हैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे कि कंस्ट्रक्शन करना है कि टोल रोड का या टोल ब्रिज का। ओके, सिंपल सी बात है। अब देखिए, आपको जीके के पर्पस से मालूम होना चाहिए कि जो बेंगलोर का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो इस तरीके का पहला अर्बन लोकल बॉडी था जिसने इशू किया था म्युनिसिपल बॉन्ड भारत में। अब यहाँ पर कुछ सेबी के गाइडलाइंस हैं म्युनिसिपल बॉन्ड्स को लेकर, इनको भी जान लेना जरूरी है, इनके द्वारा रेगुलेट हो रहे हैं। तो देखिए, जो सेबी के रेगुलेशंस हैं 2015 के, वहां पर कहा गया है कि एक म्युनिसिपलिटी या फिर कॉर्पोरेट म्युनिसिपल एंटिटी जो है वो इशू कर सकती है म्युनिसिपल बॉन्ड, लेकिन कुछ सर्टेन क्राइटेरिया जो है उसको फुलफिल करना पड़ेगा, सर्टेन कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए। जो अर्बन लोकल बॉडी है शुड नॉट हैव अ नेगेटिव नेटवर्थ, ठीक है, इन 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स, कि पिछले 3 वर्षों में इस तरीके से ये नेगेटिव नेटवर्थ में नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट पॉजिटिव तो हो। वो पिछले बार के जो भी पैसे डेट सिक्योरिटी मार्केट से उठाया हो उसका डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। और म्युनिसिपलिटी जो है नीड्स टू कंट्रीब्यूट 20% ऑफ द प्रोजेक्ट। मान लीजिए कि कोई प्रोजेक्ट 20 करोड़ का वो है तो 4 करोड़ म्युनिसिपलिटी को खुद से लगाना होगा और 16% वो इस तरीके से मनी मार्केट से पैसा रेज कर सकते हैं। और वो विलफुल डिफॉल्टर तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। विलफुल डिफॉल्टर का मतलब होता है जो स्वेच्छा से डिफॉल्ट करे, जैसे कि किसी के पास पैसा है, बहुत सारे लोग जो है माल्या को कहते हैं कि ही जो विलफुल डिफॉल्टर, वो इंसान पैसा लौटा सकता था फॉर द टाइम बिंग, लेकिन वो जानबूझ के, इच्छा है, पैसा है लेकिन लौटाने मतलब इच्छा नहीं लौटाने का, पैसा पड़ा हुआ है, यानी ऐसे लोगों को कहते हैं विलफुल डिफॉल्टर। एक तो ऐसा हो गया कि किसी के पास पैसा ही नहीं है, लौटाए कहां से, है ना। तो जो म्युनिसिपल बॉन्ड्स हैं ये मैंडेटरी रेटिंग्स एवं इन्वेस्टमेंट ग्रेड फॉर पब्लिक इशू, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो म्युनिसिपल बॉन्ड्स हैं शुड हैव मैंडेटरी रेटिंग्स एवं इन्वेस्टमेंट ग्रेड। तो जो भी इन्वेस्टमेंट ग्रेड है उससे ऊपर के यहाँ पर रेटिंग्स होने चाहिए, ये भी बात आपको याद रखना है। अब देखिए, यहाँ पर शॉर्ट में बताया गया है अलग अलग तरीके के बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट जो कि न्यूज में रहते हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं श्योरिटी बॉन्ड। श्योर वर्ड से बना हुआ है और ये 3 पार्टी एग्रीमेंट होता है जो कि लीगली बाइंडिंग होता है एक दूसरे पर। ओके, तो यहां पर एक प्रिंसिपल टर्म होगा, एक होगा ओब्लिगी और एक होगा श्योरिटी कंपनी। तो जो प्रिंसिपल है जो कि परचेज कर रहा है बॉन्ड टू गारंटी क्वालिटी ऑफ वर्क टू बी डन इन फ्यूचर, ठीक है, कि वो कह रहा है कि ये पैसा हम ले रहे हैं, इससे कुछ क्वालिटी ऑफ वर्क हम जनरेट करके देंगे। ओब्लिगी हो गया who requires principal to purchase a bond to avoid potential financial loss, ठीक है, जो ऑब्लाइज कर रहा है कि ठीक है आप इस तरीके के बॉन्ड जो हैं वो परचेज करो ताकि आप को कोई भी फाइनेंशियल लॉस ना हो, पोटेंशियल फाइनेंशियल लॉस ना हो, इससे बचने के लिए। और श्योरिटी कंपनी जो है जो इशू करती है बॉन्ड और कह लें कि फाइनेंशियली गारंटी करती है प्रिंसिपल कैपिटल टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क।
तो जो बॉडी इशू कर रही है वो कहलाएगी श्योरिटी कंपनी। और जो श्योरिटी बॉन्ड्स होते हैं प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल गारंटी दैट कॉन्ट्रैक्ट्स will be completed according to predefined and mutual terms। तो यहाँ पर सब लोग अग्रीमेंट में होते हैं और एकदम टाइम फ्रेम बता देते हैं कि ये प्रोजेक्ट है, इतना टाइम लगने का है और इतना हमें पैसा चाहिए, इतना रिटर्न आपको मिलेगा, ये सब है ना। दूसरा एक टर्म है यहाँ पे कंसोल बॉन्ड्स। कंसोल बॉन्ड जिनको कि कई बार कहा जाता है कि ये परपेचुअल बॉन्ड्स हैं या इनको प्रेप कहा जाता है, और ये एक फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी होते हैं जहां पर कि कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती है, वो मतलब चलते रहेगा, निरंतर चलते रहेगा, एवर लास्टिंग। ओके, इस टाइप के जो बॉन्ड होते हैं उनको कई बार कंसीडर किया जाता है कि एक टाइप के वो इक्विटी है रेदर देन डेट, ये भी समझ लीजिए। और एक जो सबसे बड़ा कमी है कंसोल बॉन्ड्स में कि वो रिडीमेबल नहीं होते हैं। अगर किसी को चाहिए कि अपना मूलधन निकाल ले तो रिडीम नहीं कर सकता है, लेकिन जो मेजर बेनिफिट है कि वो एक स्टेडी स्ट्रीम ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट देते रहते हैं जीवन भर के लिए, ये भी अच्छी बात है। एक देखिए निगेटिव यील्ड बॉन्ड, आप समझ लीजिए ये क्या होता है। निगेटिव यील्ड बॉन्ड कि आप मुझे 100 रुपए दीजिए, 5 साल बाद मैं आपको 95 रुपए लौटाऊंगा। तो अगर इस तरीके का कोई कारामात हो तो उसको कहेंगे कि ये निगेटिव यील्ड बॉन्ड है, कि जितना पैसा हम लगाए उससे भी कम पैसा रिटर्न में आए। तो आप कहेंगे कि ऐसा कौन ही बेवकूफ होगा धरती पर जो निगेटिव यील्ड बॉन्ड खरीदेगा। तो समझ लेते हैं मामला क्या है कि हाल में चाइना ने बेचा है negative yield debt for the first time and this saw a high demand for investors across Europe। कि यूरोप में बहुत सारे लोग इसको खरीद रहे थे। निगेटिव यील्ड बॉन्ड जो होते हैं वो ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं that offer to pay the investor a maturity amount lower than the purchase price of the bond। अब आप बोलेंगे कि क्यों ही कोई खरीदना चाहेगा, ठीक है। तो ये जनरली इशू किए जाते हैं सेंट्रल बैंक के द्वारा या फिर वहां के सरकार के द्वारा, एंड इन्वेस्टर्स पे इंटरेस्ट टू द बोरोअर टू कीप देयर मनी विथ देम। कि किसी के पास मनी है, उसका सही कंजम्पशन नहीं हो रहा है, वो दे दिया कि ठीक है मेरा, हम इसके बदले इंटरेस्ट पेमेंट भी कर रहे हैं लेकिन तुम मेरे मनी को सेफ रखो। निगेटिव यील्ड बॉन्ड जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्ट्रेस या अनसर्टेनिटी। कि हमारा जो अपना पैसा है इसका कोई भविष्य नहीं पता चल रहा है, हो सकता है मनी डिवैल्यूएट हो जाए, बेहतर है कि पैसा दे दिया जाए, कुछ कटेगा ही ना, लेकिन ये तो है कि हमारा एकदम से खत्म नहीं हो जाएगा, कहीं सेफ जगह रहेगा थोड़ा थोड़ा। इट्स लाइक कि हम लॉकर में पैसा रखे हैं, लॉकर में हम ज्वेलरी रखे हैं और उसके बदले हम पैसा पे कर रहे हैं कि घर से चोरी तो नहीं जाएगा ना, कुछ इंटरेस्ट ही देना पड़ रहा है, वही ऐसा कुछ कंसेप्ट हो गया, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट इरोजन से बचने के लिए लोग निगेटिव यील्ड बॉन्ड में पैसा लगाते हैं, और ये आजकल चाइना पहली बार इशू किया था। एक होता है जीरो कूपन बॉन्ड्स। तो समझ लीजिए पहले का जो बॉन्ड होता था ना, वो ऐसे बॉन्ड का एक इतना बड़ा सा पेपर हो गया और इसके बगल में ऐसे कूपन लगे होते थे। मैं जरा सा ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं यहाँ पे। आप ऐसे समझिए कि एक जैसे कि बॉन्ड हो गया और इसके साइड में ऐसे बहुत सारे कूपन लगे हैं, ठीक है। और हर साल एक व्यक्ति क्या करेगा कि एक कूपन तोड़ के ले जाएगा, फाड़ के ले जाएगा, और उसके बदले जो उसका ब्याज बनता है वो ब्याज लौट जाएगा। और जब सारे कूपन कंज्यूम हो जाएंगे तो उसका पूरा प्रिंसिपल जो है एक दिन को लौट जाएगा। तो वो कहलाता है कि कूपन वाले बॉन्ड हो गए। लेकिन जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है, तो एक कूपन तो पहले यहाँ कूपन की डिफिनीशन दी गई है कि कूपन जो होता है पीरियडिक इंटरेस्ट जो है रिसीव होता है बाय बॉन्ड होल्डर फ्रॉम टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ बॉन्ड टिल मैच्योरिटी। लेकिन जो जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं वो इशू किए जाते हैं डिस्काउंटेड प्राइस पर, कि अगर 100 रुपए का बॉन्ड है तो आपको 90 रुपए में बेच दिया जाए, और जब आप उसको लेके जाएंगे बॉन्ड को कि चलिए अब मेरा पैसा लौटाइए, तो जो फेस वैल्यू है वो लौटा दिया जाएगा। यानी फेस वैल्यू से कम प्राइस पर बेच के फेस वैल्यू पैसा लौटाया जाए। तो इस तरीके का जो इंस्ट्रूमेंट है वो कहलाता है जीरो कूपन बॉन्ड्स। ओके, नो इंटरेस्ट पेमेंट इज मेड ऑन सच बॉन्ड्स एट पीरियडिक इंटरवल ऑफ मैच्योरिटी। ओके, और जो सेंटर है वो मतलब उसने इशू किया है 5500 करोड़ के जीरो कूपन बॉन्ड फॉर रिकैपिटलाइजेशन इन पंजाब एंड सिंध बैंक। तो इस वजह से ये टर्म यूज में था। एक यहाँ पर और टर्म जान लीजिए अभी के अभी, वो है सोशल इंपैक्ट बॉन्ड। सोशल मतलब समाज, इंपैक्ट यानी जो असर करे, बॉन्ड तो आप समझ ही रहे हैं डेट इंस्ट्रूमेंट है। तो देखिए जो एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है पिंपरी छिंजवाड़,
आप जानते हैं ये एंटीबायोटिक के लिए जाना जाता है जगह। तो इसने हाल में ही एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है यूनाइटेड नेशंस का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसका जो इंडिया विंग है, ताकि क्रिएट किया जा सके इंडिया की पहली SIB यानी कि सोशल इंपैक्ट बॉन्ड। अब जो SIB है वो एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है विद द पब्लिक सेक्टर और गवर्निंग अथॉरिटी, जहां पर कि ये पे करते हैं फॉर बेटर सोशल आउटकम्स इन सर्टेन एरिया एंड पासेज ऑन द पार्ट ऑफ सेविंग्स अचीव्ड टू इन्वेस्टर। अब ये जो सोशल इंपैक्ट बॉन्ड होते हैं ये आउटकम बेस्ड टारगेट्स देते हैं जो कि आपको अचीव करने होते हैं, और उसके आधार पर फिर मतलब जो है मतलब कि शुरुआत जो कॉन्ट्रैक्ट का होता है उसके ही आधार पर आपको पैसा मिलने का है कि आपको पहले टारगेट बताना होगा कि ठीक है 1 साल में हम इतना कर लेंगे, दूसरे साल आपको इतना दिखेगा ह्यूमन डेवलपमेंट, इतने बच्चों का शिक्षा जो है सुधर जाएगा, इस तरीके का पिंपरी याद रख लीजिए। अब यहाँ पर एक और टर्म दिया गया है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, और भारत में इसको भारत बॉन्ड के नाम से बेचा जाता है। अब वैसे समझिए कि आपके पास 5-6 तरीके के फ्रूट्स हैं, उसमें से 2-3 फ्रूट्स जो है वो काफी बिक्री हो रहे हैं, लेकिन 2-3 फ्रूट्स ऐसे हैं जिनकी उतनी बिक्री नहीं हो रही है और आपको लग रहा है कि अगर ये नहीं बिका तो सड़ जाएगा, मेरा पैसा बर्बाद चला जाएगा। तो उसके लिए आप एक तरकीब अपनाएं और सारे जो फ्रूट्स हैं उनको आप मिक्स कर देते हैं एक में और अलग अलग पैकेट बना देते हैं, और आप बोलते हैं कि नहीं आप कोई स्पेसिफिक फ्रूट नहीं बेचेंगे, अब आपने पैकेट बेचना शुरू कर दिया है, जिसको खरीदना होगा ये पैकेट खरीदना पड़ेगा। तो कोई भी व्यक्ति ना चाह के भी अगर उसको 3-4 फ्रूट्स चाहिए तो बाकी के 3 फ्रूट्स साथ में उसको लेने ही पड़ेंगे। अगर आपकी इस तरीके की मोनोपोली है, अगर आप ऐसा बेच सकते हैं, तो वो इस तरीके का जो आपने क्लबिंग किया, जो इस तरीके का बास्केट तैयार किया, तो यही कहलाएगा टेक्निकल टर्म्स में यहाँ पे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी कि यहाँ पर क्लबिंग कर दी जाती है बहुत सारे बॉन्ड्स की, और इससे फायदा क्या होता है कि कुछ फायदा पहुंचाए कुछ नुकसान पहुंचाए, तो एट द एंड ऑफ डे कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा घाटा में नहीं रहेगा, तो खरीदने वाले का भी अपना फायदा हो गया। गवर्नमेंट अगर बेच रही है तो गवर्नमेंट को यह फायदा है कि कुछ ऐसे बॉन्ड्स थे जो शायद नहीं बिकते वो भी बिक गए। तो अब जरा सा इसको समझ लेते हैं, ये पूरा कंसेप्ट था एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का। तो भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो है, तो इस तरीके की एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जो कि इन्वेस्ट करती है AAA रेटेड बॉन्ड्स में पब्लिक सेक्टर कंपनीज की, और उनका एक फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड होता है। जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है ये एक तरीके का सिक्योरिटी है जो कि मतलब जो कि ट्रैक करता है किसी इंडेक्स को, किसी कमोडिटी को या बास्केट ऑफ एसेट्स को, जैसे कि इंडेक्स फंड हो गया, लेकिन उसको ट्रेड किया जाता है एक स्टॉक एक्सचेंज के तौर पे। अब आप समझ लीजिए भारत 22 इसका नाम है, यानी कि टोटल इसमें 22 अलग अलग कंपनियां हैं जिनके यहाँ आपको शेयर मिलते हैं। इसमें से आप देखेंगे कि 19 कंपनियां जो हैं वो पब्लिक सेक्टर की हैं और 3 कंपनियां जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर की है। जो सबसे बड़ी 5 कंपनियां हैं इन 22 कंपनियों में, तो 16.7% शेयर है लर्सन एंड टर्बो का, आईटीसी का 14.3%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 9.4%, एक्सिस बैंक 8.4% और नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन 7.7%। अब ये जो इंडेक्स है यहाँ पर आप देखेंगे कि सेक्टरल कैप है 20% का और सिंगल स्टॉक कैप है 15% का। तो इन दोनों बातों को भी एक बार को आप संज्ञान में रख सकते हैं, याद रख सकते हैं कि ठीक है यहाँ पर कुछ कैपिंग की गई है, बस इतना जानना काफी होगा। अब यहाँ पर कुछ और की कंसेप्ट्स हैं एंड एंटिटीज इन न्यूज, तो उसमें एक था क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स QIP। तो QIP जो है अभी थोड़ी देर पहले एक बार इसका जिक्र भी आया था, तो एक तरीके का ये कैपिटल रेजिंग टूल है जो कि एक लिस्टेड कंपनी जो है इशू कर सकती है इक्विटी शेयर्स, फुल्ली या पार्शियली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। आप सीधे समझिए कि कोई कंपनी है अगर वो बॉन्ड जारी करती है, प्राइवेट कंपनी है, तो उसके बॉन्ड को हम डिबेंचर कहते हैं नॉर्मल टर्म्स में। अब फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर क्या होता है आप इस तरीके से समझ लीजिए बस, या पार्शियली कन्वर्टिबल, कि अगर कोई कंपनी है आपसे वो उधार में पैसे लेती है, उधार यानी कि लोन के तौर पे, आप उसके शेयर होल्डर नहीं है, तो आप क्या कहेंगे कि ठीक है आपकी कंपनी डूब रही है, बहुत ग्रो कर रही है, उसे कोई मतलब नहीं, हमको फलाने % का ब्याज दर चाहिए, इतना रिटर्न चाहिए, 100 रुपए दिया है मैंने, 110 रुपए मिलने चाहिए। आपकी कंपनी डूबे जाए उछाल मारे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप उसमें पार्टनर बन जाते हैं, आप उसके शेयर होल्डर हैं, तो कंपनी अगर ज्यादा प्रॉफिट बनाएगी तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, कम प्रॉफिट बनाएगी तो कम फायदा मिलेगा।
तो अगर कोई कंपनी जो है वो आपसे इस तरीके का करार कर ले कि अभी के लिए आप मुझे उधार में पैसे दीजिए, लेकिन ये कुछ समय के बाद मतलब 1 साल बाद क्या होगा कि आपका जो 50% पैसा है वो हम आपके शेयर में लगा देंगे, यानी कि आप मेरे पार्टनर हो जाएंगे और 50% में हम आपका उधार लौटाएंगे, तो ये कहलाएगा कि पार्शियली कन्वर्टिबल है। अगर पूरा का पूरा पैसा आप उधार में जो दिए हैं विद टाइम ये कन्वर्ट हो जाए और आप उसके पार्टनर बन जाते हैं तो वो कहलाएगा फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। बस यही बात है। अब देखिए, अनलाइक इन एन आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, अगर कोई कंपनी पहली बार लिस्टिंग करती है और उसका पहला बार मार्केट में शेयर आता है उसको कहते हैं आईपीओ, और अगर दूसरा बार इस तरीके से या आगे चल के फिर आता रहे इस तरीके से शेयर तो कहलाएगा एफपीओ यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। तो इस तरीके से जो भी मैकेनिज्म्स है उससे बिल्कुल उलट जो इकलौते इंस्टीट्यूशंस हैं या क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्यूआईपी यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स में। यहां पर तो बहुत सारी कंपनियां आ सकती हैं जब आईपीओ और एफपीओ की बात हो रही है। तो अब यहां पर हम अगला जो टर्म समझने वाले हैं वो है पार्टिसिपेटरी नोट्स, जिसको शॉर्ट में पी नोट्स कहते हैं। तो एक तरीके की ये ओवरसीज डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है। डेरिवेटिव का मतलब आप समझ रहे हैं कहीं और से वैल्यू डिराइव कर रहे हैं, ओवरसीज यानी पराये देश से, दूर देश से। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं रिक्वायर्ड बाय इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन इंडियन सिक्योरिटी, कि अगर कोई विदेशी व्यक्ति है इंडियन सिक्योरिटी मार्केट में पैसा चाह रहा है उसके लिए उसको पार्टिसिपेटरी नोट्स का यूज करना पड़ेगा, और इससे फायदा ये होगा कि उसको टाइम नहीं बर्बाद करना पड़ेगा अपने को रजिस्टर करने में सिक्योरिटीज बोर्ड, एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी में। अब देखिए ये इशू किए जाते हैं बाय रजिस्टर्ड एफपीओ, जो रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर निवेश करते हैं, ये इशू करते हैं इस तरीके के पी नोट्स। और एक इंस्ट्रूमेंट गेन्स पॉपुलैरिटी एज इट अवॉइड्स फॉर्मेलिटीज ऑफ रजिस्टरिंग एंड प्रोवाइड एनोनिमिटी, कि कौन व्यक्ति आके पैसा लगा रहा है ये सब पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं होता है, ये भी इसका फायदा है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स। तो जिस तरीके से डीसिप्स होते हैं यानी डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, कि ये कहलाते हैं जैसे बैंक्स के मामले में कि टू बिग टू फेल, यानी कि अगर ये डिस्ट्रेस में चले जाते हैं, ये फेल हो जाते हैं तो इनका एक बहुत गहरा इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी पर पड़ेगा। तो इसी तरीके से इंश्योरेंस कंपनीज के संदर्भ में टर्म यूज किया जा रहा है कि जो IRDAI है यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने आइडेंटिफाई किया है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी LIC को और जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी GIC को, कि और भी कुछ चीजें हैं जैसे कि द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी एज DSII यानी कि डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स, किस साल के लिए? तो 2020-21 के लिए। अब इसका मतलब हो गया कि इनका एक बहुत बड़ा साइज है, मार्केट इंपॉर्टेंस है, डोमेस्टिक और ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस है, और इनका जो डिस्ट्रेस है या जो फेलुअर है वो एक बहुत सिग्निफिकेंट डिसलोकेशन कर सकता है डोमेस्टिक फाइनेंशियल सिस्टम में। बस इतना बात जान लीजिए, और इसको कहते हैं टू बिग टू फेल। ओके, अब चलिए हम यहां पर जरा सा समझ लेते हैं एक अगला टर्म जो कि है लिबोर। लिबोर का मतलब हो गया लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। आप समझिए ना कि दो बैंक हैं, विदेशी बैंक हैं या कोई भी दो बैंक हैं अलग अलग देशों में, और उनको आपस में उधार लेन देन करना है, तो क्या ब्याज दर तय करेंगे एक दूसरे के लिए? कोई एक बेंचमार्क होना चाहिए। अपने देश में तो ठीक है, पता चल जाता है कि RBI ने गाइडलाइंस जारी किया है, रिपो रेट के बारे में ये बात कही गई है, यहाँ पर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, MSF है, सब है, तो अपना पता है। लेकिन दो देशों के बीच में कैसे हम डिसाइड करेंगे? तो इसके लिए एक मैकेनिज्म है जिसको कहते हैं लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, लिबोर। तो ये ग्लोबल रेफरेंस रेट है फॉर अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स इन द इंटरबैंक मार्केट, और ये एक तरीके से बेंचमार्क के तौर पर काम करता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के लिए। ठीक है, उसका जो इंटरेस्ट रेट तय होता है जो कि यूज किया जाता है फॉर प्राइसिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट स्वैप्स, करेंसी रेट स्वैप्स, या और भी इस तरीके से अगर कुछ गिरवी वगैरह रखा गया है। और ये इंडिकेटर है ऑफ द हेल्थ ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, और एक तरीके से ये प्रोवाइड करता है आइडिया ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ इंप्लीमेंटिंग पॉलिसी रेट्स ऑफ द सेंट्रल बैंक्स। और इंडिया इक्विवेलेंट जो है ये जाना जाता है, मतलब इसी तरीके का जो इंडिया का मैकेनिज्म है, जो इंडिया भी इस तरीके का अपना लिबोर के तर्ज पे जो तैयार किया उसको कहते हैं मिबोर। तो ये क्या है? मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट। तो लिबोर, मिबोर याद कर लीजिए। अब यहाँ हम टर्म देख रहे हैं SSE यानी कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज।
तो ये एक तरीके की इलेक्ट्रॉनिक फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म है जो अलाउ करती है इन्वेस्टर्स को कि वो शेयर खरीद सकते हैं सोशल इंटरप्राइजेज के, और जो कि मतलब एक्सचेंज मार्केट में बिक रहे हैं। जो सोशल इंटरप्राइजेज होते हैं ये एक रेवेन्यू गैदरिंग बिजनेस है जिनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि उससे सोशल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया जाए, जैसे कि हेल्थ, एनर्जी सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, इन चीजों को। अभी के लिए आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि सबसे पहले ये बात कहा गया, जो भी आइडिया था एसएसई का फॉर लिस्टिंग ऑफ सोशल एंटरप्राइज एंड वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस फॉर रेजिंग कैपिटल एज इक्विटी डेट और लाइक म्यूचुअल फंड, ये मूटेड था। यानी सबसे पहले ये आइडिया जो है 2019-20 के यूनियन बजट में किया गया था, और आगे चल के जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी है, इसने सजेस्ट किया कुछ नॉर्म्स फॉर एसएसई। जो मोस्ट प्रोमिनेंट एसएसई यानी कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज है, उसमें यूके, कनाडा, यूएसए, साउथ अफ्रीका, सिंगापुर और मॉरिशस है। दुनिया में ये काफी फेमस है। अब हम यहाँ पर सेल कंपनीज को समझ लेते हैं। तो देखिए, सेल यानी कि जैसे छिलका होता है, नारियल आप जानते हैं, तो जैसे नारियल का एक सेल लगा होता है, छिलका होता है। अब ऐसे अगर छिलका रख दिया जाए नारियल का, तो हमें ऐसा लगेगा कि इसके अंदर पूरा नारियल होना चाहिए, लेकिन कोई ब्लफ कर दे, अंदर का पूरा कंटेंट खा जाए और बस वो खपड़ी या जो भी छिलका कह लीजिए छोड़ देता है, कोई भी धोखा खा जाएगा। तो ये सेल कंपनीज भी कुछ ऐसे ही होते हैं। इनका कोई अपना एक्टिव बिजनेस ऑपरेशन नहीं होता है और ना ही कोई सिग्निफिकेंट एसेट होती है। बस एक कंपनी रजिस्टर्ड है और उसके नाम पर बहुत तरीके के इलीगल पर्पसेस सर्व किए जाते हैं, जैसे टैक्स की चोरी की जाती है, मनी लॉन्ड्रिंग किया जाता है, और यहाँ पर ऑनरशिप को ऑब्स्क्योर किया जाता है, बेनामी प्रॉपर्टीज का ट्रांजैक्शन होता है, हवाला ऑपरेशंस, चीजों को अंजाम देने के लिए ये सेल कंपनी बनाई गई थी। बहुत सारे सेल कंपनीज को इंडिया में डी रजिस्टर किया गया, और इसके लिए जो एक्ट कानून का सहारा लिया गया वो सेक्शन 248 था, कंपनीज एक्ट 2013 का। अब हम यहाँ पर एक और टर्म देख लेते हैं जो कि है मर्चेंट डिस्काउंट रेट, एमडीआर। एमडीआर का मतलब ऐसे समझना है आपको कि जब कोई आप डिजिटल पेमेंट करते थे तो यहाँ पर जो भी दुकानदार है उसको कुछ प्रतिशत अपने पूरे ट्रांजैक्शन में, मान लेते हैं कि 100 रुपए का वो सामान बेचा तो 2, 2.5 रुपया, 3 रुपया, कुछ भी मान लीजिए, कि उसको सरकार को देना होता था। ओके, लेकिन इसके वजह से क्या हुआ कि लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से बचने लगे, खासकर दुकानदार। वो कहेंगे कि अगर आप कम से कम 1000 का सामान लेंगे तभी हम आपको कार्ड स्वैप करने का ऑप्शन देंगे, नहीं तो ऐसे नहीं। कार्ड स्वैपिंग पर मेन मामला था। तो जब ये सब कुछ हो रहा था बहुत तेजी से, तो वहां पर सरकार के द्वारा एमडीआर को एक बार को माफ कर दिया गया था, सबसे शुरू में पेट्रोल पंप ओनर्स के लिए। इस तरीके की बात आई थी और ये उस समय काफी न्यूज में रहने लगा था। तो देखिए 2020 के जनवरी 1 से कहा गया कि बिजनेस जिनका कि टर्नओवर 50 करोड़ या उससे अधिक का है कि वो ऑफर करेंगे लो कॉस्ट डिजिटल पेमेंट ऑप्शंस टू कस्टमर्स विदाउट लीविंग एनी एमडीआर ऑन आइदर कस्टमर्स और मर्चेंट्स। ओके, तो इस वजह से ये न्यूज में था। अब यहाँ पर हम एक और टर्म देख लेते हैं जो कि है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। इसके बारे में आपको आइडिया है कि ये डेवलप किया गया एनपीसीआई के द्वारा, और ये एक बैंक लेड मॉडल है जो अलाउ करता है ऑनलाइन इंटरऑपरेबल फाइनेंशियल इंक्लूजन ट्रांजैक्शंस। ठीक है, कि जो माइक्रो एटीएम है, जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स हैं, इनका मदद लेके जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एजेंट्स होते हैं किसी भी बैंक के, वो आधार ऑथेंटिफिकेशन करें, जो भी पर्पसेस सर्व करने हैं, पैसा लेन देन करना है, ये करने में मदद करें। ये 6 टाइप के टोटल ट्रांजैक्शंस अलाउ करता है: कैश विथड्रॉल, कैश डिपॉजिट, बैलेंस इंक्वायरी, आधार टू आधार फंड ट्रांसफर, मिनी स्टेटमेंट और बेस्ट फिंगर डिटेक्शन। तो ये 6 काम पर्पस सर्व करता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस। अब हम देख लेते हैं MCA 21। तो देखिए MCA का फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और 21 यानी 21वीं सदी का ये एक बढ़िया सा सॉफ्टवेयर है जो कि हम यूज कर रहे हैं इन दिनों, और ये इनेबल करता है हमें कि हम इजी और सिक्योर एक्सेस कर सकें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के सर्विसेज को। जैसे कि जो भी कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो कह लें कि जनरल पब्लिक है, सबके लिए है। ओके, और MCA 21 जो एप्लीकेशन है ये डिजाइन किया गया है कि फुल्ली ऑटोमेटेड हो, जो भी प्रोसेस है रिलेटेड टू
एक्टिव इन्फोर्समेंट ऑफ कंप्लायंस ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट्स। जो भी आते हैं कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत, या नई कंपनी जो है उसके लिए जो 2013 का एक्ट है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अग्रीमेंट्स के लिए जो एक्ट है 2008 का, ये हेल्प करता है बिजनेस कम्युनिटी को कि वो जो भी उनके वैधानिक ऑब्लिगेशंस हैं उनको फुलफिल कर सके। इसके लिए MCA 21 याद रख लेंगे। यहाँ पर कुछ और टर्म्स हैं जैसे कि लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। रेमिटेंस टर्म आप जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है बाहर रह रहा है अपने घर से और अपने परिवारजनों को पैसा भेजता है तो टर्म है उसके रेमिटेंस। ओके, अब देख लीजिए जो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है, इसके अंतर्गत जो भी रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हैं इंक्लूडिंग माइनर्स, हम उनको अलाउ कर रहे हैं कि वो फ्रीली यहाँ से पैसे ले जा सकते हैं $2.5 लाख तक प्रति साल। ओके, यानी अगर कोई यहाँ से व्यक्ति बाहर जा रहा है, US जा रहा है, कनाडा जा रहा है, UK जा रहा है, कहीं जा रहा है पढ़ाई करने, बिजनेस करने, जिस काम के लिए भी, तो जितने भी सदस्य होंगे इंक्लूडिंग माइनर, वो अपने नाम पर प्रति व्यक्ति एक साल में $2.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर ले जा सकता है। तो यहाँ पर लिबरलाइज कर दिया गया। अगर टाइट कर दे कि नहीं आप ₹1 भी यहाँ से डॉलर के टर्म में नहीं विदेश में ले जा सकते हैं, तो कहेंगे कि स्ट्रिक्ट है नियम। ठीक है, तो जो ये लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है, ये अवेलेबल नहीं है कॉर्पोरेट्स के लिए या फिर पार्टनरशिप फंड्स के लिए या फिर हिंदू यूनिवर्सिटी जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है उन पर भी नहीं लागू होता है, और ट्रस्ट वगैरह के लिए नहीं है। किसके लिए है? तो जो बाकी जो चीजें रह गई, खासकर रेजिडेंट्स जो इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए ये इंट्रोड्यूस किया गया था RBI के द्वारा 2004 में, और उस समय लिमिट मात्र $25,000 की थी। विथ टाइम और मुद्रास्फीति को देखते हुए समय समय पर इसको बढ़ा के $2.5 लाख रख दिया गया है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कुछ वेदर सेंसिटिव इंडेक्सेज। तो देखिए जहां पर जिस चीज को प्रोड्यूस करने में वेदर का एक बहुत बड़ा रोल होगा, और वेदर से अगर चीजें खराब होती हैं, उसके वैल्यू में चेंजेस हो सकते हैं, तो कहेंगे कि वेदर सेंसिटिव है। और इंडिया के लिए नया तरीके का मतलब कहने के एक्सपेरिमेंट है कि जो नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज है, जिसको कि कहते हैं NCDEX, इसने लॉन्च किया 2 वेदर सेंसिटिव इंडेक्स। 2 इंडेक्स जो है, इसमें से एक है द इंडियन मॉनसून इंडेक्स, ये क्यूमुलेटिव मॉनसून इंडेक्स है, और एक है इंडियन रेन इंडेक्स। तो ये मंथली क्यूमुलेटिव रेनफॉल इंडेक्स है, याद रह जाएगा ना, एक मॉनसून के नाम पर एक रेन के नाम पर। इंडिया मॉनसून इंडेक्स क्यूमुलेटिव मॉनसून इंडेक्स है वो, और इंडिया रेन इंडेक्स ये मंथली क्यूमुलेटिव रेनफॉल के लिए है। ये जो 2 इंडेक्स हैं ये ट्रैक करेंगे सिस्टमेटिक रेनफॉल मूवमेंट को, और किस तरीके से रेनफॉल का डेटा कलेक्शन सेंटर पे कलेक्ट हुआ है। ये जो NCDEX है इसके द्वारा इशू किया गया है, मतलब लॉन्च किया 2 वेदर सेंसिटिव इंडेक्स, याद रहेगा। और ये यूज करेगा IMD के डेफिनेशन को ऑन वेरियस प्रिडिक्शंस, जैसे कि नॉर्मल, एबव नॉर्मल, डेफिसिट। ये कहां से टर्म यूज किया जाएगा? तो जो IMD यूज करता है टर्म वही यूज करेगा। अब अगला टर्म है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, SFIO। तो देखिए ये जो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस है, ये एक तरीके की संस्था है, मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है, और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। क्या काम है? जो भी सीरियस फ्रॉड्स वगैरह हुए हैं उनको डिटेक्ट करेगा, जो भी यहाँ पर रिकमेंडेशंस वगैरह हैं प्रोसिक्यूशंस के, ये सब चीजों को देखता है। व्हाइट कॉलर क्राइम जो है, जो कि एक नॉन वायलेंट क्राइम कमिट किया जाता है फाइनेंशियल गेन के लिए, तो उन चीजों पर ये संज्ञान लेता है। ये सेटअप किया गया था अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ नरेश चंद्रा कमिटी ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब ये टर्म काफी इंपॉर्टेंट है, नरेश चंद्रा कमिटी किसके लिए है? तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो SFIO है, यानी कि जो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो ऑफिस है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं ऑफिस, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत आती है, यानी एक वैधानिक संस्था है, विधि के विधान से बनाया गया है। अब हम देख रहे हैं आज का आखिरी टर्म, वो है OCEN, यानी कि ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क। और ये एक नई क्रेडिट प्रोटोकॉल इंफ्रा है जो कि डेमोक्रेटाइज करेगा लेंडिंग को और इनेबल करेगा स्मॉल बोरोवर्स को कि वो फंड्स को इजीली अवेल कर सके।
और कह लें कि ये कॉमन लैंग्वेज की तरह काम करेगा, कनेक्टिंग लेंडर्स एंड मार्केट प्लेस टू यूटिलाइज एंड क्रिएट इनोवेटिव फाइनेंशियल क्रेडिट प्रोडक्ट्स एट स्केल। और देखिए ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो आई स्पिरिट जो थिंक टैंक है, टेक्नोलॉजी थिंक टैंक आई स्पिरिट, उसके द्वारा। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक नंबर 3 है वो कंप्लीट हो जाता है। एक बार हम टेबल ऑफ इंडेक्स पर चलते हैं तो उससे हमें बहुत कुछ पता चलते रहता है। टेबल ऑफ कंटेंट जिसको कहा गया है, यहाँ पे यहां तक हम पहुंच गए, पेज नंबर 34, और यहाँ जो भी की कंसेप्ट एंटिटीज थे उनका काम हो गया यहाँ पे। अब हमारे लिए अगला टॉपिक होगा टॉपिक नंबर 4, एक्सटर्नल सेक्टर, जो कि यहाँ पर देखते हैं टोटल इसमें सब टॉपिक्स कितने हैं, बस इतना ही है। पेज नंबर 40 से लेके 37 से लेके 44 तक है, टोटल 5 सब टॉपिक्स हैं। तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम 2 पार्ट उसमें ही बनेगा और फिर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इससे लाभान्वित हो रहे हैं। इफ सो आप अपने पीयर कम्युनिटी में अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अपना रिस्पॉन्स जो है कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।